नमस्कार। दिल्ली के दिल में क्या था, तो दिल्ली के चुनाव नतीजों ने यह बता दिया है। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर यह ऐलान कर दिया है कि उसे दिल्ली में खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यह दिल्ली में बीजेपी की एक वापसी भर है या फिर भारतीय राजनीति में बदलते सुर का प्रतीक भी है? और क्या दिल्ली चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के विघटन और खत्म होने की भविष्यवाणी भी है? तो दिल्ली के नतीजों के 10 बिग टेक अवेज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं। पॉइंट नंबर 1, तो पहला टेक अवे यह है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल का हारना यूं तो अब कई मायनों में पढ़ा जाएगा, लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे चेहरों का हारना और बाकी चेहरों का पीछे चलना, सीटें लूज करना और बीजेपी का बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होना केजरीवाल के झूठ, निचले स्तर के नैरेटिव और ईमानदारी वाले दावों पर क्लियर कट मैंडेट है। पॉइंट 2, सोचिए आज अन्ना हजारे, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, मतलब क्या सोच रहे होंगे? आज आंदोलन से निकली पार्टी से जुड़े ये चेहरे किस तरह से नतीजों को पढ़ रहे होंगे? तानाशाही का एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगता रहा है, विरोध की आवाज को कुचलने का आरोप उन पर लगता रहा है। अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान से कहा था कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का दुष्चक्र तोड़ना है, लेकिन आज का सच क्या है? आज का सच ये है कि अरविंद केजरीवाल ने बदलाव की राजनीति का प्रतिनिधित्व तो किया, लेकिन क्या वाकई राजनीति बदल पाए वो? पॉइंट 3, बीजेपी की जीत और केजरीवाल की इस हार में बेशक कांग्रेस शून्य में निपट गई, लेकिन बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ में एक आहुति स्वाहा तो कांग्रेस पार्टी ने भी की है, क्योंकि कम से कम 11 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस से मिली कड़ी चुनौती ने आपका नुकसान और बीजेपी का फायदा किया। लेकिन इस हार के बावजूद हुआ यह है कि कांग्रेस का कद कम से कम इंडिया गठबंधन में बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि आओ देखो ये आपस में लड़ने का नुकसान क्या हुआ है, उसके बाद ये साफ है कि कांग्रेस भले ही सबसे बड़ी खिलाड़ी ना हो, लेकिन कांग्रेस की जरूरत विपक्षी घटक दलों को जरूर है। और अब देखना यह होगा कि क्या बिहार के चुनाव में कांग्रेस अलग थलग पड़ती है या फिर कांग्रेस का साथ लेकर इंडिया गठबंधन एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू से मुकाबला करेगा। पॉइंट नंबर 4, फ्री की योजनाओं का कॉन्सेप्ट चल निकला है और ये अर्थव्यवस्था के लिए बेशक बहुत खराब हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया है कि जितना आप मुफ्त दोगे, जनता का भरोसा या जनता उसे मुफ्त के भरोसे में आपको वोट देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति का एजेंडा ही यही था कि वो मुफ्त में फ्री पास, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी दे रहे थे और भाजपा इसी मोर्चे पर चूक रही थी। लेकिन दिल्ली में इस बार बीजेपी ने न केवल ये कहा कि वो आम आदमी पार्टी की सारी योजनाओं को जारी रखेगी, बल्कि फ्री वाली कई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि दिल्ली के लोगों को हर महीने फ्री की योजनाओं से 25,000 रुपए का फायदा होता है, तो बीजेपी की योजनाओं से और ज्यादा रूपों का फायदा होगा। और फिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में साबित किया कि वो फ्री की योजनाएं और घोषणा करती है तो देती भी है, यानी वो अमल में भी लाती है। जबकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तर्क दिल्ली में खूब चला कि पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जो अभी तक नहीं दिया गया है। यानी अब फ्री बीस का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय राजनीति में पूरी तरह से एंट्री पा चुका है, क्योंकि अगर फ्री बीस के अलावा ईमानदारी कोई मुद्दा होती या मुद्दा होता कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया गया, जो इमोशनल कार्ड वो खेलते रहे, तो फिर कोई और मुद्दा अगर होता तो फिर इसकी झलक लोकसभा के चुनाव में भी दिखती। लोकसभा में तो दिल्ली की जनता क्लियर कट बीजेपी को 7 सीटें देती है, जबकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। और इसका मतलब साफ था कि आम आदमी पार्टी से उन्हें फ्रीबीज चाहिए, जो कि लोकसभा में उनको वोट देने से हासिल नहीं हो रहे थे। 5वां बिंदु, इसका अगला टेक अवे ये कि अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स या ब्रांड केजरीवाल, दोनों की कहानी फुल स्टॉप होती दिख रही है। वो खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए, तो मतलब साफ है कि केजरीवाल की छवि दागदार हुई है। अरविंद केजरीवाल से भरोसा दिल्ली की जनता का टूटा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से शराब घोटाले में घिरे, जिस तरह से शीश महल के तमाम आरोप उन पर लगे और जिस तरह से उन्होंने यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया, ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गई और एक बड़ा तबका अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में खड़ा हो गया। और उन्हें जिस तरह से ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता था या वो अपनी ब्रांडिंग इस तरह से करते थे और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते रहे इसके इर्द गिर्द, जिसमें वो ये भी कहते थे कि करप्शन वालों के आप वीडियोस लाइए, ऑडियोज लाइए, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा, मेरी पार्टी के जो लोग हैं, वो सारी बातें अब धराशायी हो गई। यानी अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रांड केजरीवाल दोनों ही खत्म हुए
और विपक्ष अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जब तक वो मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक भाजपा को मात देने की ताकत उनमें नहीं आएगी। दिल्ली चुनाव के नतीजे पर उमर अब्दुल्ला ने सुबह सुबह 9:30 बजे ये पोस्ट भी कर दिया था और तंज भी किया कांग्रेस पर कि लड़ो, अब लड़ो। मतलब ये था कि आपस में लड़ोगे तो यही होगा। 6th पॉइंट, अब देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जब ये लड़ाई पर्सनल हो गई तो बीजेपी ने भी जहां मौका मिला अरविंद केजरीवाल को परेशान किया और केजरीवाल ये समझने में नाकाम रहे कि दिल्ली एक आधा राज्य है और आधे राज्य की सरकार चलाना बिना केंद्र की मदद या उनके सपोर्ट सहयोग मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। और केजरीवाल सरकार चलाते हुए भी शुरू में आंदोलन कर्मी ही बने रहे, जिसे लेकर एक बार प्रधानमंत्री ने उन्हें आंदोलन जीवी तक कह दिया था। लेकिन मसला यह है कि केजरीवाल की लड़ाई जो पर्सनल थी उसका भी खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ा और शायद दिल्ली वासियों को यह लगा कि इस तरह की पॉलिटिक्स दिल्ली के लिए बेनिफिशियल नहीं है। 7th टेक अवे, दिल्ली वासी भी समझ गए कि एक तरफ बीजेपी के आने से फ्री की योजनाओं का लाभ तो उन्हें मिलता ही रहेगा और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपनी सभाओं में रैलियों में खुलकर यह कहा कि मुझे कम से कम दिल्ली की सेवा करने का मौका तो दीजिए, मैं दिल्ली में कुछ करना चाहता हूं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट परसेप्शन के लिहाज से लोगों के बीच मैसेजिंग के रूप में गया। और अगर आप इसे उम्र के दायरे के लिहाज से देखें तो बीजेपी 27 साल से शासन में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरे अपने कार्यकाल में हैं, तो अब अगर जब उनका ये कार्यकाल पूरा होगा उसके बाद क्या होगा, कौन लीडरशिप में आगे आएगा, ये सवाल है। तो देखिए अब इसलिए वो कह भी रहे हैं कि मुझे अवसर दीजिए, यमुना को मैं स्वच्छ करके दिखा दूंगा। तो बीजेपी को हटाना अगले 15-20 साल में दिल्ली से मुश्किल हो जाए। तो देखिए डबल इंजन की सरकार का फायदा तो राज्य को मिलता ही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक समझ विकसित होती है दोनों राज्य और केंद्र के बीच में। तो इसलिए ये मैसेज भी जनता के बीच डेफिनेटली गया है। पॉइंट नंबर 8, चुनाव आयोग पर गड़बड़ियों के जो आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल ने जो सीधे रूप से लगाए, उसका इंपैक्ट जनता में नहीं गया, उतना गंभीरता से जनता ने उसे नहीं लिया। अलबत्ता यह जरूर है कि इससे केजरीवाल एंड विपक्ष की छवि जरूर खराब हुई, क्योंकि ये कहानी उसी तरह की हो गई कि भागो भागो शेर आया शेर आया। लगातार हर छोटी बड़ी बात पर, हर हार पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना और ये सिलसिला जो चला आ रहा है, तो अब ये मुद्दा ही गौण हो गया। इतनी बार बोल दिया आपने, या तो आप सीरियसली इस पे कोई स्टेप लेते हुए दिखाई देते। तो ईवीएम पर जब भी कोई अब आरोप लगाता है ना, तो जनता उसको उस पर भरोसा नहीं होता। यहाँ तक कि सोचिए उमर अब्दुल्ला जैसे नेता ने ये कहा कि ऐसे आरोप अब कोई मतलब नहीं है, अपनी हार को लेकर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप निरीक्षण करिए, मंथन करिए, ईवीएम को दोष देना बंद करिए। पॉइंट नंबर 9, चुनाव आयोग को दोष देना भी गलत रणनीति है। चुनाव आयुक्त भले सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों, लेकिन क्या वो खुद चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? और क्या ये गड़बड़ी इतनी आसान है? क्योंकि चुनाव आयोग में हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोगों की काउंटिंग सेंटर में ड्यूटीज होती हैं, हजारों लोगों के हाथों से ईवीएम गुजरती है, या बाकी फैसला जब होता है तो उसमें कई लोग जुड़े होते हैं। तो क्या ये कहना मतलब इतना सिंपल, इतना इजी है कि चुनाव आयुक्त जो भले किसी एक विचारधारा से जुड़ा हो, वो पूरे के पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चला पाए? ये आरोप, ये बात उतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी पुरजोर तरीके से कही गई है। हाँ, चुनाव आयुक्त की किसी नेता के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन वो क्या गड़बड़ी में इसे तब्दील कर देंगे इस सहानुभूति को? ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा बड़ी बात है। और इसका नुकसान ये है कि पार्टियों की अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग गई है। और दूसरा नुकसान ये है कि जब कभी चुनाव आयोग थोड़ा बहुत पक्षपात करेगा तो भी जनता उनका विश्वास नहीं करेगी। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर्स को जोड़ने का आरोप लगाया, तो उन्होंने जनवरी में कहा कि 1 करोड़ वोटर जोड़े गए, फिर संसद में आंकड़े को 70 लाख कर दिया, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब उसमें वो उस आंकड़े को 39 लाख तक ले आए। तो इस तरह से जब आपके ही अपने आंकड़े अलग अलग वक्त में बदलते रहे तो आप भी कटघरे में खड़े हो गए, और सरकार को फिर ये कहने का मौका भी मिल गया कि विपक्ष के पास सही आंकड़े नहीं हैं, या वो सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं, उसको सीरियसली मतलब कोई नहीं लेगा उस सूरत हाल में। पॉइंट नंबर 10, आखिरी टेक अवे, दिल्ली चुनाव का नतीजा जो निकला है उसमें आम आदमी पार्टी की मुश्किलें संगठन के लिहाज से बढ़ी हैं, क्योंकि अब संगठन तितर बितर हो सकता है, टूट सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में पार्टी टूटे तो बहुत सारे लोग आपको आगे बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे, क्योंकि विधायकों के पास जब उनके बड़े नेता ही उनका नेतृत्व करने के लिए नहीं होंगे और उनको ये लगेगा कि आम आदमी पार्टी अपना भरोसा खो चुकी है दिल्ली में, तो वो ये चाहेंगे कि विधायक बनने के बाद वो कम से कम अपने इलाकों में विकास करें, अपने भविष्य की राजनीति को पुख्ता रखें, सही पार्टी के साथ खड़ो, सही मतलब जहां पर रहने से उनका पॉलिटिकल भविष्य संवरता है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये टूट दिल्ली में किस कदर दिखाई देती है, क्या विधायक पाला बदलते हैं
और इसका इम्पैक्ट क्या पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर पड़ता है। तो देखिए, दिल्ली के चुनाव नतीजे इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिल्ली से निकलकर आगे भविष्य की राजनीति में आपको बिहार, पंजाब में तो दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस की पोजीशनिंग में भी दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के लिए यकीनन पार्टी अभी शुरू हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स जरूर बताइएगा। दिल्ली के वोटर हैं तो आपके क्षेत्र में क्या हुआ, कहाँ तस्वीर बदली, कहाँ आम आदमी पार्टी हारी और बीजेपी जीती, या टर्निंग पॉइंट क्या रहा इलेक्शन कैंपेन का जिस पर जनता ने वोट किया। मुझे अपनी राय जरूर जाहिर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।